अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साल 2022 जाते जाते हम देख रहे हैं कि सर्दी की आमद और पूरी दुनिया में एक बार फिर नई लहर कोरोना वेरिएंट की आ गई है। नया कोरोना वेरिएंट, और इस पे हम देख रहे हैं कि एशियाई ममालिक इस वक्त इससे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अमेरिका से भी खबरें जो हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है इस वेरिएंट के हवाले से। पाकिस्तान में पूरी एक हिस्ट्री रही। यहां पर हमने देखा कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ज्यादा कोशिश जरूर की गई कि पिछले 2-3 साल में इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा फोकस किया जाए और पाकिस्तान की आवाम को इससे निजात दिलाई जाए। और स्पेशली हमने देखा कि एनसीओसी ने बहुत फ्रंट फुट पे आकर इसके ऊपर काम किया। बट अगेन, क्या मौजूदा हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस काबिल है कि खुदा ना खास्ता अगर ये वेरिएंट आउटब्रेक होता है पाकिस्तान में, अल्लाह ना करे, तो क्या हम इससे लड़ने के लिए तैयार हैं और हमें किस तरह के मसाइल का सामना है? आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा। आप क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और एक बड़ा नाम पाकिस्तान में डॉक्टर ईसा लैब के हवाले से और इनकी मेडिकल के हवाले से जो खिदमात हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद, आप सेक्रेटरी जनरल हैं पीएमए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर कैसर, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरहान, आपकी तरफ आऊंगा। सबसे पहले हमें बताइए, ये नया वेरिएंट जो है ये क्या है, इसके खदोखाल क्या है, पिछले वेरिएंट से ये किस हद तक मुख्तलिफ है और दुनिया इससे किस हद तक डरी हुई है इस वक्त? देखिए, जो वाइज ममालिक हैं वो तो जरूर डरे हुए हैं, इस तरह से कहता चलूंगा, और कुछ जो हैं वो ज़ाहिर इसको खातिर ख्वाह नहीं कर रहे, और जबकि हम बात देख रहे हैं बेसिकली कोविड-19 जो ज़ाहिर स्टार्ट हुआ था उसका एक वेरिएंट आया था, म्यूटेशंस हो जा रही हैं, जिसका नाम था ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के फिर सब लीनिएज वेरिएंट, ओमिक्रॉन के डिफरेंट वेरिएंट्स आना शुरू हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, और 4, 5 जो हैं BA 4 और 5 जो हैं ये दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं और फैल रहे थे और उन्हें बड़े नुकसान किया। अब उसकी भी म्यूटेशंस हो गई हैं और उनकी सब लीनिएजेस आ गई हैं, और वो एक XBB आ गई है जो कि वेरिएंट जो कि बेसिकली रिकॉम्बिनेंट है, यानी कि दो वायरसेस जो दो टाइप्स के जीन्स घूम रहे थे ओमिक्रॉन के, BA 2.10.1 एंड 2.75, इनका कॉम्बिनेशन से बनी है। और एक दूसरी आ गई है जो कि इसकी ओमिक्रॉन BA 5 की वेरिएशन है, जिसका सब लीनिएज है, जिसका नाम है BF07। तो ये दोनों ने बहुत तहलका मचाया हुआ है, और इनकी तहलका मचाने की वजूहात ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव हैं। यानी कि पहले जो शुरू में जो वेरिएंट्स आए थे कोविड के, वो अगर एक जो है वो शख्स जो बीमार होता था वो 4 से 5 लोगों को बीमार कर सकता था, तो ये वाला वेरिएंट जो है ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ये 20 से 25 लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। अच्छा, ये चैलेंज ज़्यादा इसलिए भी अब आ रहा है कि ये चाइना में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और चाइना ने बहुत ज़्यादा अच्छा लॉकडाउन लगाया हुआ था, लेकिन उनके लोग फिर बाहर निकल आए और उन्होंने उसको वीक किया है। और अभी रिसेंटली एंड ऑफ दिसंबर जो है वो उनका न्यू ईयर होता है, और वो न्यू ईयर के चक्कर में बहुत सारे चाइनीज पूरी दुनिया से जो है वो चाइना गए हुए हैं। हाँ। और वो 2-3 हफ्ते के बाद वो जब दूरी दुनिया में जाएंगे, पहले वापस अपनी जगहों पे जाएंगे इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो ये वायरस के और फैलने का खतरा मैं अब देख रहा हूँ जनवरी के एंड में और फरवरी में ये बढ़ने की बहुत और बढ़ने के चांसेस हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद, आपकी तरफ आएंगे। काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि आप जो है एक वेकअप कॉल दे रहे हैं। बात यह है कि दुनिया में कोई अपने आप को अपग्रेड करे ना करे, ये कमबख्त कोरोना जो है ये अपने आप को मुसलसल अपग्रेड करने में लगा हुआ है। आप फरमाइएगा, कॉशियस कॉल आपकी तरफ से मुसलसल आ रही है, किस हद तक? डॉक्टर फरहान ईसा ने भी बात की कि यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। योर टेक सर। आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये बार बार ये बात हम करते रहे हैं पूरे 2 साल कि कोरोना का जो ये जितने भी वेरिएंट्स हैं जो आए हैं, इसके सब वेरिएंट्स आते रहेंगे। जैसे फरहान ने अभी बताया है कि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, इस वक्त इसके सब वेरिएंट चाइना के अंदर 50 सब वेरिएंट जो हैं वो वहां पे डिटेक्ट हुए हैं चाइना के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, जो कि अब चाइना से मुल्क के बहुत सारे मुल्कों में अब ये केसेस डिटेक्ट होने शुरू होंगे। खासकर
इंडिया में हो गए हैं, दिल्ली में, आगरे में इसके केसेस मिल रहे हैं। हमें पता नहीं है, पाकिस्तान में भी लोगों ने ये समझा है कि कोरोना का एब्सोल्युटली खात्मा हो गया है, जबकि रोजाना 12, 15, 20 केसेस, 25 केसेस डिटेक्ट होते हैं और वो उनमें होते हैं जो लोग टेस्ट कराते हैं। टेस्ट भी बहुत कम हो रहे हैं। अब एक मिजाज है लोगों का कि जी टेस्ट नहीं कराते, लोग कहते नहीं टेस्ट क्यों कराएंगे बस। फिर सूरत हाल ये है कि, और जैसे कि अभी फरहान ने भी अच्छा जाहिर किया कि ये जो न्यू ईयर के साथ जो लोग हैं, और हमारे यहाँ तो रोजाना ही न्यू ईयर मन रही है, मतलब लोग शादी में और जितनी भी गैदरिंग में आप देखें, आपको कहीं पर भी शायद ही एक आध आदमी मास्क लगाए हुए मिलेगा, वरना तो सब लोग हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। तो चांसेस ये हैं कि चाइना के अंदर जो न्यू ईयर की गैदरिंग है या वैसे भी है, लोग जब डिफरेंट ममालिक में जाएंगे, अमेरिका जाएगा, कोई यूके जाएगा, कोई इंडिया जाएगा, कहीं और जाएगा, वहां से फिर वापस अगर वो पाकिस्तान आता है अपने लोगों से मिलने के लिए या किसी तरीके से भी कुछ वहां फैलने के बाद कोई आता है, तो फिर ये समझ लें कि जिस तरह से हमने पहले 22 जनवरी 2020 को मुतनब्बे किया था, गवर्नमेंट को भी और आवाम को भी किया था, लेकिन वो कुछ उस पर असर हुआ नहीं था। हमने कहा था कि सारे बॉर्डर्स को, जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, उनको स्क्रीन आउट किया जाए, यानी कि एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है और लैंड जो हमारा बॉर्डर है उस पर स्क्रीन आउट किया जाए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं किया गया, जिसके बाद 26 फरवरी को 2020 में हमारा पहला केस रिकॉर्ड हुआ। तो हमें डर इस बात का है कि ये दोबारा हमें इसी तरह से कहीं से हमें केसेस आए, तो हमें इन तमाम बेसिक चीजों पे हमारी बात थी कि ये जो एंट्री पॉइंट्स है इस पे मॉनिटर किया जाए, लोगों को स्क्रीन आउट किया जाए, प्लस कम से कम हमारी दरखास्त थी एनसीओसी से कि मास्क को मैंडेटरी किया जाए इस वक्त, कि कम से कम लोग कहीं पर भी गैदरिंग में जाए मास्क तो लगा के रखें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, जो एक सिस्टम था, तो ये प्रिवेंट हो जाएगा स्प्रेड होने से। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पे तो एनसीओसी का भी कहना है और हायर जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनका भी कहना है कि 90% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड है, घबराने की कोई बात नहीं है, हम महफूज रहेंगे। देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने की है कि जो चाइना में जितने भी लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको भी हो रहा है। ये जरूर है कि उसमें शिद्दत उसकी कम है और शिद्दत उन्हीं लोगों में बढ़ती है जो लोग केयर फ्री हो जाते हैं, जो ख्याल नहीं रखते हैं अपना। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनको जो वैक्सीनेट हुए हैं या क्या कहते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा बूस्टर डोज भी लगाया हुआ है तो उनको कुछ नहीं होगा। हाँ, हमारे यहाँ ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि अल्लाह का फजल है कि हमारे यहाँ इम्यूनिटी जो है बड़ी स्ट्रांग है लोगों की, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। प्लस हमारे यहाँ वैक्सीनेटेड जरूर हैं लोग और बूस्टर्स भी लगाए हुए हैं, लेकिन बूस्टर्स बहुत कम लगाए हुए हैं लोगों ने। लेकिन इसके बावजूद भी एक अगर ये ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट अगर कोई साहब लेके किसी जगह पहुंचते हैं तो वो फौरन 15 से 20 लोगों को लगा देंगे और फिर वो दैट्स अ डेंजरस साइन। फरहान साहब, बात सर ये कि अगेन लोगों ने इसको इतना सीरियस, आवाम तो खैर बाद में लेगी, पहले तो हुकूमत ने लेना है। जब ये कहा जाए कि 90% पाकिस्तानी जो है वो वैक्सीनेटेड हैं और हम इससे लड़ सकते हैं, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इस काबिल हो चुका है, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं डॉक्टर कैसर सज्जाद के जो एफर्ट्स रहे हैं कोविड में उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूं और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। देखिए, ये जो इदारे काम कर रहे हैं, एसोसिएशन जो वॉलंटियर्स अपना टाइम दे रहे हैं, इनकी बात को समझना चाहिए। मैं समझता हूं गवर्नमेंट को तो काम करना ही है, लेकिन जो स्पेशलिस्ट जब ये बात कह रहे हैं तो लोगों को इन पे ट्रस्ट करके उसको फॉलो करना चाहिए। जब तक कि हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं बनेंगे या लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, तो जब बहुत देर हो जाती है जिसको कहते हैं ना, और लोग फिर परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट की जो आपने बात की, एक्चुअली देखें सिचुएशन ये आ रही है कि 90% वैक्सीनेशन का कहना जो है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। आई थिंक पाकिस्तान ने तो इंटरनेशनली अपना नाम बनाया है कोविड की मैनेजमेंट में। यहाँ पे जो एक्सपो सेंटर में फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची में जो आर्मी के साथ बना था, आपको बताऊं ऐसा रिकॉर्ड बना कि वहां पे एक डॉक्टर, एक नर्स, एक पैरामेडिकल स्टाफ, एक जैनिटर, किसी को कोविड नहीं हुआ और एनसीओसी का बहुत अच्छा काम था। देखिए, हमारे चैलेंजेस क्या हैं।
हमारे चैलेंजेस ये हैं कि अगर हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि 90% लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं, तो ये वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उससे हम बता सकते हैं। और बहुत अच्छा सिस्टम है नादरा का जो ये रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सारे लोग रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे बॉर्डर्स पोरस हैं और अफगानिस्तान से कंटिन्यूस इन्फ्लक्स हो रहा है और ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और दूसरे ममालिक से भी एंटर हो रहे हैं और फिर वो मूवमेंट इतनी ज्यादा हो रही है कि अभी फ्लड्स में इतनी मूवमेंट हुई कि कराची के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आ गया, जो हर एक को वेलकम तो करता है लेकिन वो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो अब लोग रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे। पॉलिटिकल गैदरिंग्स कितनी हो रही है, इतने जलसे जुलूस हो रहा है, ये सारी चीजें। मेरी गुजारिश ये थी कि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो नंबर्स का जो स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि सब लोगों का जो है वो नंबर्स एडेड नहीं है, तो जो फिगर्स हम देते हैं वो उन फिगर्स की है जो कि रिकॉर्ड में आ रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरा हमारे पास इस नंबर्स का जो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अतायत बहुत ज्यादा है। तो जो अच्छे इदारे हैं वो तो सारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं एनसीओसी को और सारे इदारों को, हेल्थ डिपार्टमेंट्स को, हेल्थ केयर कमीशन को, लेकिन 60% हमारे पास जो है, डॉक्टर कैसर सज्जाद अगर बेहतर समझेंगे वो मुझे सेकंड करेंगे, ये बल्कि उन्हीं से हमने सीखा है कि 60% फेक दवाइयां अवेलेबल हैं, फेक क्लिनिक्स हैं और फेक लेबॉर्ट्रीज हैं और वो इलाज भी कर रही हैं और अमवात भी हो रही हैं वहां पे, और वो बीमारी को बल्कि फैलाने में, क्योंकि वेस्ट डिस्पोजल नहीं है, वो बढ़ावे में शामिल हो रही हैं। ये वो चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है। तीसरा हो गया, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जी मर्दमशुमारी जो है वो सही हुई नहीं हुई, आगे पीछे, तो ये चीजों को भी हमें एड्रेस करना है। अगर हम इनको एड्रेस कर लेंगे तो ये यानी ये हम कह सकते हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद, पाकिस्तान की जो अनडॉक्यूमेंटेड सेगमेंट है, चाहे वो इकोनॉमी को ले ले, अनडॉक्यूमेंटेड है, एक गैर दस्तावेजी है। आप किस हद तक रिलाय कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ शनाख्ती कार्ड के ऊपर? तो ये तो एक बहुत बड़ा, क्योंकि एक पैरेलल इकोनॉमी, ग्रे इकोनॉमी जो है वो आपकी रेगुलर इकोनॉमी के साथ खड़ी हुई है। ऐसे में तो बहुत मुश्किल होगा। पूरी दुनिया में अगर कोई चीज है तो वहां पे डॉक्यूमेंटेशन है, पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ये तो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं समझता हूं कि फरहान ने बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर बात की है कि जो हमारे यहाँ जो जाली चीजों का है ना सिस्टम, ये बड़ा खराब है, पर्टिकुलरली हेल्थ के हवाले से। तो जाली अद्वियात हैं, जाली डॉक्टर्स हैं और उसमें कोई रोक टोक नहीं है। हमारे यहाँ रेगुलेटरी बॉडीज मौजूद है, रजिस्ट्रेशन करने की बॉडीज मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रुक नहीं रहा है। पिछले 75 साल से हम जब शोर मचा रहे हैं कि इसको कंट्रोल करने की, इसको एलिमिनेट करने की जरूरत है। अब इससे नुकसान क्या, मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे पास गवर्नमेंट का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स जमा करें, चीजों को डॉक्यूमेंट करें। जब ये मर्दमशुमारी हो रही थी तो हमने डिमांड किया था कि जी आप घर घर जाते हैं, वहां ये पूछते कि कितने लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, कितने लोग शुगर के मरीज हैं, कितने लोग मोटापे का शिकार हैं। तो जो कॉमन चीजें, आपके पास एक डाटा आ जाएगा। दूसरी बात यह कि जो सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं, कम से कम वो प्राइवेट में भी कर सकते हैं कि जब मरीज अस्पताल आता है और अगर उसका कैजुअल्टी के अंदर या ईआर के अंदर उसका इंतकाल हो जाता है तो 2 जुमले लिखे जाते हैं कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर। बस कॉज ऑफ डेथ क्या थी जी? कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर। कॉज ऑफ डेथ जो है उसको प्रॉपर लिखना चाहिए कि क्या शुगर की ज्यादती की वजह से हुआ, क्या इसको ब्लड प्रेशर की ज्यादती की वजह से हुआ। तो आपके पास एक डाटा होगा इस आदमी की जो स्मोकिंग की वजह से इसका फेफड़ा खत्म हुआ, इस आदमी को कोरोना की वजह से इसको नमूनिया हुआ और इंतकाल कर गया। हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। सिमिलरली मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो हमारा कोरोना के हवाले से बात है, लोग जो है बहुत सारी चीजें कराते हैं और वो कहीं पर भी डॉक्यूमेंट नहीं है। टेस्ट भी हो गया तो भी डॉक्यूमेंट नहीं है और क्या कहते हैं उनकी ट्रीटमेंट भी हो रही है तो कहीं पर भी डॉक्यूमेंट नहीं है। सारा सिस्टम ऐसे ही चल रहा है और खासकर लोग ये समझते हैं कि जो आजकल के सिनेरियो में तो ये कोविड जो है ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से हमें डर है कि आइंदा कुछ दिनों में अगर ये खुदा न खास्ता स्प्रेड हुआ तो ये बहुत तेजी से लोगों को एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैलेगा। हमें इस वक्त जरूरत है कि एनसीओसी या एनआईसीएच जो इनका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, फेडरल हेल्थ डिपार्टमेंट एनआईएच, उनको चाहिए कि ये स्ट्रांग स्टेप अभी ले लें ताकि फरहान ने बिल्कुल सही बात की कि जब सर से पानी ऊपर हो जाता है फिर हम जागते हैं, जब 10, 15, 20 लोग इंतकाल कर जाते हैं फिर हम जागते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम
कि हम जाग जाएं और पॉजिटिव प्रिवेंटिव मेजर्स एडॉप्ट करें ताकि अपने लोगों को इस कोरोना वायरस की मूजी वायरस से बचाया जा सके, उनकी जान को बचाया जा सके। ठीक है। और दूसरी बात, मैं पहले जरा डॉक्टर फरहान ईसा से एक बात कर लूं, देन आपके पास दोबारा आता हूं। डॉक्टर साहब, ये हमने कोविड के दिनों में देखा था कि स्पेशली जो भी अमवात होती थी उसमें अगर कोई तबई मौत भी है किसी की, या उसमें हार्डली, जो डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि कार्डियक अरेस्ट, दैट्स इट। अदरवाइज अगर कोविड की तरफ जाते थे तो वहां पे सबसे पहले पुलिस उस मोहल्ले में आके जो है वो दोनों तरफ बैरियर्स वगैरह लगा देती थी और एक सोशल टैबू उस वक्त बन गया था, तो लोग इस चीज से भी खौफजदा थे। बिल्कुल है। और देखिए बेसिकली अब लेकिन आई थिंक सोशल टैबू इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन होपफुली ये है कि जो लोगों को डायग्नोस होगा वो खुद अपना एहतियात करेंगे, बाहर नहीं निकलना चाहिए उनको और घर पे बैठना चाहिए। इस वक्त अगर आप देखेंगे 3 किस्म के वायरसेस, कोरोना के अलावा 2 किस्म के राइनो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस जो फ्लू कॉज करते हैं, वो भी फैले हुए हैं। और ये जो कोविड की नई वेरिएंट है, इसके अलामात भी बिल्कुल वैसे ही हैं। और मैं आपको बात बताऊं कि अभी मेरे कुछ जानने वाले थे, उनको कहने कि नजला खांसी है, हल्की सी है, ज्यादा नहीं है, 2 दिन थी। मैंने कहा जरा आना तो जरा टेस्ट करते हैं, और वो कोविड पॉजिटिव निकल के आए। तो कोविड इस वक्त बिल्कुल फैल रहा है। जो लोग नजला खांसी जिनको हो रही है और वो शादियां अटेंड कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, जैसे डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा, मैं आपको ये बताऊं कि आप फैला रहे हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशंस कराई हुई हैं उनके अंदर डेफिनेटली असरात कम होते हैं, बीमारी की शिद्दत कम होती है। लेकिन हमारे पास ऐसे बेतहाशा मरीज हैं जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स हैं। हम शायद 5वें या 6ठे लेवल पे दुनिया में टीबी है हमारे पास 1 में से 10 बंदे को जो है वो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हमारे यहाँ वबा की तरह फैली हुई है। जो डॉक्टर कैसर सज्जाद कह रहे थे ना कि लिखा हुआ नहीं होता तो रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, लेकिन ये वो सारे लोग हैं जो कोमॉर्बिड्स कहलाते हैं। और कोमॉर्बिड्स के अंदर भले वैक्सीनेशन हुई हो और उनके अंदर अगर कोविड ये वायरस लग जाता है तो वो सीरियस हो रहे हैं और इंतकाल हो रहे हैं लोगों के। आपको पता है चाइना का स्टेटस ये है कि इस वक्त उनके 100 मिलियन लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं और 10 मिलियन डेथ्स उनकी हो चुकी हैं, जो हमारे वहां पे लोग हैं वो बता रहे हैं। और इस वक्त ये फैल रहा है, बहुत शिद्दत इसकी परेशानी की है। और जो अच्छा हमारे पास बीमारी के लिए भी यही है कि देखें, अब डॉक्टर कहते जाते ENT के डॉक्टर हैं, इनसे पूछिए जिस वक्त साइनसेस दर्द होके फटने वाले होते हैं ना तो डॉक्टर के पास जाया जाता है। एग्जैक्टली। और ये वो सारी चीजें हैं। देखें, अगर किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इवन अगर स्ट्रेस है, इस वक्त इकोनॉमी का पॉलिटिकल स्ट्रेस है लोगों के ऊपर, हर ऐसी कंडीशन में, स्ट्रेस में, चाहे वो बीमारी से हो चाहे साइकोलॉजिकल हो, इसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। और जिसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और वो ससेप्टेबल हो जाएगा सीरियस होने के लिए कोविड से। डॉक्टर कैसर, पहले तो ये बताइएगा इसकी अलामात डॉक्टर साहब ने भी बताई, मैं चाहूंगा आप ENT स्पेशलिस्ट हैं, आप भी बताइए कि लोग इतना जो है बड़ा लाइटर उसमें ले लेते हैं 2-3 दिन की मेडिकेशन, उसके बाद लेकिन वो लंबा मामला चल जाता है और फिर आखिर में उस वक्त आंखें खुलती हैं जब अगले की बेचारी की बंद होने लगती हैं आंखें। डॉक्टर साहब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात फरहान ने कही है और मैं समझता हूँ कि मैं चूंकि ENT की प्रैक्टिस जो करता हूँ आजकल, जो पिछले कोई 1-2 महीने से मैं देख रहा हूँ जब से मौसम चेंज हुआ है, तो 2-3 चीजें, खासकर कराची की अगर बात करूँ तो मैं एक तो जो सीजनल नजला जुकाम होता है, फिर फ्लू जिसको हम इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, ये भी एक वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस, और इसमें भी एक जमाने में लाखों लोग इंतकाल कर गए थे, शायद आपको मालूम होगा तमाम लोगों को। और फिर उसके बाद जो है कोरोना का वायरस भी है इस वक्त जो है। तो लोगों को सिर्फ ये करना चाहिए कि डेफिनेटली महंगाई भी बहुत है, हर आदमी परेशान होता है कि हम जाके डॉक्टर के दिखाएं और वो उनकी फीस दें और फिर बहुत सारी दवाइयां लिख देते हैं डॉक्टर हजरात। मेरा ख्याल में अगर किसी को नजला जुकाम है तो इसके जो मेन ठीक करने का तरीका है ना, वो फरहान साहब ने अभी बताई है कि कुव्वत मदाफियत बढ़ाई जाए। इम्यूनिटी अगर किसी की स्ट्रांग अगर है तो वो उसको वायरस कम अटैक करता है या उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। तो हमें 1 दिन 2 दिन में अगर किसी को बुखार हो रहा है, नजला जुकाम, गला खराब है, खांसी है, तो आप कोई भी एंटी एलर्जी ले सकते हैं अगर आप समझते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है। या पैरासीटामोल बहुत सारे नाम से मार्केट में मिलता है, वो लेके आप देख सकते हैं। तो ये और आराम करें।
और अच्छी ग़िज़ा का, पानी का इस्तेमाल करें तो कुव्वत मुदाफ़त आपकी बढ़ेगी, आप ठीक हो जाते हैं 1-2 दिन में। लेकिन अगर आप समझते हैं कि तीसरे दिन, चौथे दिन आप ठीक नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर से, इवन कि आपके घर के करीब जो फैमिली फिजिशियन होते हैं, जो जीपी होते हैं, वो भी बहुत अच्छे, उनकी नॉलेज होती है, उनको कम से कम दिखाकर आप उनसे, उनके मशवरे के मुताबिक अमल कर सकते हैं। किसी अताई डॉक्टर से खुदारा मशवरे ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, किसी मेडिकल स्टोर वाले से जाके दवा ना ले लें, किसी पड़ोसन की बात पे ना अमल करें। ये जानलेवा साबित हो सकता है। बहुत से लोग, मैं जानता हूँ, फरहान भी जानते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे जानने वाले जो कि इसी तरह के घर के टोटके और किसी के कहने पे उन्होंने काम किया और फिर वो हॉस्पिटल पहुंच गए। लोगों ने शुरू में तो ये था कि जी हॉस्पिटल मत जाना वरना डॉक्टर जो है कोरोना कर देगा। अब सूरत हाल खैर अल्लाह का शुक्र है, बहुत से लोग, बहुत सारे अवाम भी हमारी वेल नॉलेज हो गई है और हमारी सरकार में भी नॉलेज आ गई है और अस्पताल भी बहुत अच्छे इंप्रूव कर गए हैं। लेकिन जितने भी कोरोना के बेड थे वो खत्म कर दिए गए हैं। मेरी दरखास्त आपके आता हूं सर, मैं उसकी तरफ जरा डिटेल में आता हूं कि ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम ने अपने आप को किस हद तक अपग्रेड किया पिछले 2-3 साल की एक एक्सरसाइज में। ये मैं तफसीलन जरा इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। दोनों गेस्ट हमारे मौजूद है, डॉक्टर कैसर, डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर फरहान, बात सारी ये है कि हम जिस मुल्क में इस वक्त हैं, यहां पर समाजी, सियासी और मुआशी मसाइल इस हद तक है, महंगाई आपके सामने है, ऐसे में अवाम बिल्कुल रिलेक्टेंट होती है इस नजला जुकाम में डॉक्टर्स के पास जाने के लिए। और फिर अद्वियात, आपको पता है इस वक्त हमारी इंपोर्ट पॉलिसी के बाद हमने देखा कि जो डॉलर्स का फुकदान और उसके बाद हमारा रॉ मटीरियल इस वक्त पोर्ट पे फंसा हुआ था, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो पाकिस्तान में उनका काल पड़ गया था। तो ऐसे में अगर ये वेरिएंट आगे बढ़ता है तो मैं ये समझता हूं कि फिर एंटी एलर्जी जो है वो मार्केट से गायब हो जाएंगी। पिछले हमने देखा कि CSC 1000 जो है वो मार्केट से गायब हो चुकी थी। तो हमारे यहां ये जो माफिया है इसको हम कैसे रोक सकते हैं और आप क्या तजवीज करेंगे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए घरों में कैसे की जा सकती है? जी, जो इम्यूनिटी बढ़ाने का जो सवाल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले चीज मैं आपको बताऊंगा कि पानी का सही इस्तेमाल करना। कहा जाता है कि 2 लीटर से ज्यादा पानी यानी 8 ग्लासेस से ज्यादा पानी जो है वो डेली पीना चाहिए। लेकिन इंसान का जो पेशाब है ना, वो बेसिकली बता देता है कि पानी की कितनी जरूरत है। अगर पेशाब में झाग बहुत ज्यादा आ रही है और वो डार्क येलो आ रहा है तो वो इसका मतलब पानी की कमी है। वो बिल्कुल पेल येलो, पीला और ट्रांसपेरेंट की तरफ होना चाहिए। तो उतना पानी पिएं कि पेशाब जो है वो बिल्कुल ही हल्का पीला या पानी बिल्कुल साफ हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नींद पे आ जाएं। हम तो नींद को बिल्कुल ही बैकअप पे रखते हैं ना, रात में घर भी जाएंगे तो जागते रहेंगे जब तक बेहोश नहीं हो रहे हो, और फिर सुबह के प्रेशर्स हैं, रात को चाय पिएंगे, रात नींद डिस्टर्ब रहेगी, बार बार उठेंगे। और रात को ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए कि बाद में नींद में की जो है वो डिस्टर्ब हो। तो बेसिकली नींद जो है वो 7 से 8 घंटा 7 आवर्स की नींद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब नींद, अल्लाह ताला ने हमें बॉडी ऐसी बनाई है कि 7 घंटे जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी की रिपेयर, मेंटेनेंस और ये सब चीजें इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। ग़िज़ा पे आ जाएं, ज़ाहिर तेल की चीजें, फ्राइड चीजें, ऐसा खाना खाना जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो ऑयल है, क्योंकि खालिस नहीं होगा। बेसिकली ग़िज़ा के अंदर 5 किस्म के रंग होना बड़े जरूरी हैं कि आपकी सारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल जाए। तो पीला जो है वो दाल भी हो सकती है, आप सोच सकते हैं लाल जो है टमाटर भी हो सकता है, वो गोश्त भी हो सकता है। तो मेरी नज़र में 5 किस्म के सिंपल तौर पे खाना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़, अपने आप को जो भी बॉडी के अंदर बीमारियां हैं आपके अंदर, इवन दांत खराब हैं, लोग सोचते हैं रहने दो, बाद में दांत निकल जाते हैं। आपको पता है कि इजिप्ट की जो ममीज निकली है ना, उनके दांत हैं और हमारे जिंदा लोगों के दांत नहीं है। तो उसका भी इलाज कराएं, क्योंकि बॉडी में कोई भी बीमारी चल रही है तो वो जो है वो इम्यूनिटी को खराब कर रही होती है। फिर है एक्सरसाइज, 45 मिनट्स की वर्जिश, 45 मिनट्स की वॉक। अगर अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो ऊपर नीचे जाना, 45 मिनट्स की एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। और एक चीज और बताऊंगा कि अपने आप को डी स्ट्रेस रखना। देखिए, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और सिटीज में हर किस्म का स्ट्रेस है, मुल्क का स्ट्रेस है, टीवी पे देखते हैं तो डिफरेंट टाइप के। आपका तो प्रोग्राम बड़ा इंफॉर्मेटिव है, लेकिन पॉलिटिकल प्रोग्राम स्ट्रेस कर रहे हैं, इकोनॉमी, बैंकरप्सी और बहुत चीजें आती हैं।
तो आप अपने आप को डी स्ट्रेस करें, ऐसे लोगों में रहें जो पॉजिटिव बातें करते हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, जिनसे आपको खुशी मिलती है उनसे कांटेक्ट करें। स्ट्रेस जो है वो इम्यूनिटी को डाउन करता है, स्ट्रेस को अवॉइड करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, इंशाल्लाह ताला इम्यूनिटी बेहतर होगी। डॉक्टर कैसर, ये जो बातें की, ये जो चीजें, मैं हैरान हूं कि माशाल्लाह 8 गिलास रोजाना पानी, 7 घंटे की नींद, मुतवाजिन ग़िज़ा, डेली एक्सरसाइज और उसके साथ साथ डी स्ट्रेस रहना, ये अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से कोई भी चीज इस वक्त हम पाकिस्तानी नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा है, जिसकी वजह से हमारा पास्ट एक्सपीरियंस जो है एज कंपेयर टू इंडिया, एज कंपेयर टू वेस्ट, जो कोविड से जो वहां पे जो तबाहकारियां हुई, बुरा हाल हुआ, उनसे हम बचे रहे। ऐसा कैसे मुमकिन है डॉक्टर साहब? देखिए, मैं बिल्कुल सारी बातें फरहान ने बहुत जबरदस्त कर दी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। सिर्फ इसमें एक बात मैं बताता चलूं कि हमारी कुदरत की तरफ से कुछ स्ट्रांग इम्यूनिटी है। कहते हैं कि कुछ नेशन हमारी बचपन में ऐसी हो जाती है कि शायद इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अब ये कहाँ तक दुरुस्त है, बाकी कुछ कुदरत की तरफ से हमें मदद मिलती है। तीसरी बात जो हम कर रहे होते हैं, हम इम्यूनिटी के बिल्कुल अगेंस्ट जाते हैं। हमारी इम्यूनिटी तो कम होनी चाहिए और हमें नहीं पता चलता। उसकी वजह यह है कि फरहान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि जो इम्यूनिटी बढ़ाने का जो स्ट्रांग जो तरीक़ेकार है वो नींद है। नींद अगर आप 7 से 8 घंटे जैसे इन्होंने बताया है, आपकी जो इम्यूनिटी फौरन बूस्ट अप हो जाती है, जबरदस्त हो जाती है। लेकिन आपके तवज्जुह से मैं बार बार ये बात करता हूँ, आपके तवज्जुह से फिर कर रहा हूँ कि रात की नींद, ये लोग जो रात सुबह फजर के बाद से जो सोते रहते हैं, वो नींद वो नहीं है, वो कचरा है। असल जो साइंटिस्ट, मेडिकल साइंस जो कहती है, वो ये कहती है कि अंधेरे में 7 से 8 घंटा सोना बहुत जबरदस्त काम करता है। तो कुदरत भी यही कहती है और मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि रात को 7 से 8 घंटे आप सोते हैं, तो जो लोग सोते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत है। अच्छा, मेरा ये तजुर्बा है कि कोविड के दिनों में मैंने उन लोगों को देखा जिनको उनको कोविड हुआ नहीं। डॉक्टर हजरात हैं जो कि रात को 10 बजे सो जाते हैं कराची में और सुबह उठते हैं, वो तो उनको कोविड नहीं हुआ। वो जो है वो दुनिया के सारे काम भी कर रहे हैं, मास्क भी लगाया हुआ है, SOPs को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भी कर रहे थे, लेकिन वो जो है उनको नहीं हुआ। आई थिंक माशाल्लाह फरहान की बहुत अच्छी स्ट्रांग इम्यूनिटी है। ये पिछले 2 साल से सारे जो है वो काम करते रहे कोविड के अंदर। मुझे पता है ये बिहाइंड दी स्क्रीन बहुत सारा काम करते हैं जो दुनिया को नहीं पता लगता है। ये बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन माशाल्लाह मुझे जहां तक याद पड़ता है कि अल्लाह ने इनको भी महफूज रखा कोविड के वायरस से, ये भी बीमार नहीं हुए। तो इनकी भी इम्यूनिटी बढ़ती है। आपको जैसे इन्होंने सारी बातें बताई, प्रॉपर ग़िज़ा का, जंक फूड एक बहुत ही खतरनाक डाइट है, जंक फूड बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और हमारी जो रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, इंस्टेंट तरीके से पकता है, उसमें उससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है। प्लेंटी ऑफ वाटर है, लिक्विड, प्लेंटी ऑफ लिक्विड है जिसमें वाटर है, जूस है, सूप है, मिल्क है, ये तमाम चीजें, इससे इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाती है। और मैं समझता यही हूं कि हमारे यहाँ चूंकि जो अभी तक जो तरीक़ेकार है खाने पीने का बहुत सारे घरों में, वो ये इस तरीकों को फॉलो किया जाता है। बदकिस्मती से सिर्फ और सिर्फ नींद ऐसी है जो पाकिस्तान के अंदर, खासकर कराची के अंदर देखा गया है कि इतवार के दिन भी मैं अगर 11 बजे रोड पे आता हूं तो मुझे गाड़ियां नजर नहीं आती, लोग सो रहे होते हैं। तो विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग के लोगों को चाहिए कि सुबह सुबह कारोबार हमारा सुबह खुल जाना चाहिए, शाम को बंद हो जाना चाहिए। लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा सर, लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। जो इकोसिस्टम और जो हमें दीन ने और हमारी फितरत ने सिखाया, हमें उसके ऊपर चलना होगा। डॉक्टर ईसा साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ये फरमाइएगा, इज देयर एनी लिंकेजेस विद विंटर सीजन? क्योंकि जब भी मौसम सरमा शुरू होता है उसी वक्त ये सारी चीजें होती हैं। जी बिल्कुल, इसलिए होती हैं कि यूजली सर्दियों में कराची में तो फिर भी इतनी सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में यहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो ज़ाहिर खिड़कियाँ बंद हो जाती हैं, वेंटिलेशंस का लोग कोशिश करते हैं फ्रेश हवा ना आए क्योंकि ठंडी हवा होती है, गाड़ी में भी बंद कर देते हैं शीशे, तो जो जरासीम है उनका लेवल फिर
बॉडी की इम्यूनिटी एक लेवल तक जरासीम का डोज बर्दाश्त कर सकती है। अगर वेंटिलेशन नहीं होगी और लोग खिड़कियां भी बंद करेंगे, घर के दरवाजे बंद करेंगे, तो वो क्या होता है कि वो लेवल जिससे उनकी इम्यूनिटी से ऊपर जाना शुरू हो जाता है, जिससे वैसे वो बीमार नहीं होते गर्मियों में, तो वो उस वजह से वो बीमार पड़ने लगते हैं। और ये जो फ्लू की बात डॉक्टर कैसर ने बहुत अच्छी करी। आपको पता है कि फ्लू की मैं नॉलेज बताऊं कि फ्लू की वैक्सीनेशन काफी सालों से लग रही है, लेकिन उसके बावजूद जैसे डॉक्टर कैसर ने कहा, मैं सेकंड करूंगा, इवन फ्लू से लाखों लोगों की आमवाद यूएस अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में भी हो जाती है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वैक्सीनेशन की अब शॉर्टेज आ रही है। यूएसए ने, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम कि अमेरिका ने हमें फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीनेशन दी थी और अब वो वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। चाइनीज वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो वो लगानी चाहिए। और अब एक बायवैलेंट वैक्सीनेशन अब आ गई हैं फाइजर और मॉडर्ना की, जो कि 2 जीन्स के अगेंस्ट है, कोविड-19 का जो ओरिजिनल था और ओमिक्रॉन का जो करंट है, उसका बूस्टर हमें लगना है, तो बड़ा अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद और डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला, आप दोनों का, कि हम आने वाले प्रोग्राम्स में इस पे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर जरूर बात करेंगे कि हमें फ्रंट फुट पे आके और क्या कर देना चाहिए। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने फोकस किया कि किस हद तक हम खुद अपने आप को इस वेरिएंट से बचा सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।